हेलो फ्रेंड, समृद्धि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज डेट है 27 मार्च 2026 और आज है रामनवमी। तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग डेली करंट अफेयर जो देखते हैं उसके साथ साथ जो स्टैटिक का पोर्शन देखते हैं। हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो देख रहे हैं। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया किस तरह से रही है, ये इसका दूसरा लेक्चर होगा। और इसके साथ साथ जो करेंट अफेयर का जो टॉपिक होगा उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। हम लोग बीपीएससी और ईटीपीसीएस से रिगार्डिंग जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन हैं और कोई भी ऐसा एग्जाम जो वन डे एग्जाम हो सकते हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो ये जितने भी इस साल का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो बीपीएससी एडीओ के एग्जाम में आ सकता है नेक्स्ट मंथ में, उसको हम लोग देखते हैं। हमारा पहला है रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार जो है 2024 में जो अनाउंस किया जा चुका था, उसका जो है आवंटन आविष्कारों का सॉरी अवार्डों का इस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा नई दिल्ली में दी जा रही है। ये अवार्ड जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने भी उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। इनमें विभिन्न कैटेगरीज होती है, उसके कैटेगराइजेशन के थ्रू ये दिया जाता है। अब इसमें सारे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन जो राइटर्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। और ये जो अवार्ड मिला है सेकेंड एडिशन जो आया था 2024 का, उसके लिए है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं तो 18 श्रेणियों में टोटल 25 अवार्ड दिए जाएंगे उपराष्ट्रपति के द्वारा। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है रस्किन बॉन्ड को दिया जाएगा। ठीक, और नीरजा चौधरी को जो है नॉन फिक्शनल ऑब्जेक्ट पर लिखने के लिए इनको बुक्स दिया जाएगा अवार्ड। ये नॉन फिक्शनल कैटेगरी में है नीरजा चौधरी को, और ऐश्वर्या झा है जो इनको मिलेगा फिक्शन के कैटेगराइजेशन में द सेंट ऑफ फॉलन स्टार्स के लिए इनके बुक के लिए। देविका रेगे जो है ये क्वार्टर लाइफ, इनकी ये जो राइटिंग थी ये पहली थी, इसके लिए इनको दिया जाएगा ये क्वार्टर लाइफ के लिए ये अवार्ड इनको मिलेगा। या पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करते हैं फर्स्ट टाइम उनके लिए ये दिया गया है देविका रेगे को। नेक्स्ट बात करें तो ये जो रस्किन बॉन्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा बुक और अमिताभ घोष के द्वारा जो जितने भी बुक्स लिखे जाते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। इसको हम लोग देखेंगे, जितना भी है रस्किन बॉन्ड का बुक इसको जरूर देख कर रहिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया और बेलारूस के बीच में जो है मित्रता और सहयोग संधि हुई है। तो ये मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन से दो नेता रहे हैं, तो रहे हैं किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के तानाशाह बोल रहे हैं और राजा बोल रहे हैं जो भी। और इसके अलावा जो है बेलारूस के जो है राष्ट्रपति लुकाशेंको, उनको ये बीच में ये मित्रता और सहयोग संधि संपन्न हुई है। नेक्स्ट बात की जाए तो ओईसीडी जो है इसके द्वारा भारत का जो है जीडीपी अगले वित्त वर्ष में यानी 2025-26 का जो वित्त वर्ष था अभी जो चल गया, इसके अलावा 2026-27 के लिए उसके अनुसार ओईसीडी ने अनुमान लगाया कि भारत का जो विकास दर है 6.1% रहेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस तरह के एग्जाम में हमारे बीपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि उसके ओईसीडी या वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितने परसेंट की ग्रोथ रेट रही है पूरे देश की, या उनके अनुमान कितने लगे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इसके अलावा आरबीआई और ओईसीडी का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरबीआई के द्वारा कितने परसेंट का अनुमान लगाया गया है। ये अनुमान लगाया गया है नेक्स्ट फिजिकल ईयर में 2025-26 का जो सेशन है इसमें 7.4% और इससे ज़्यादा का। और इसके अलावा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना परसेंट का अनुमान लगाया गया है, ये लगाया गया 6.5% का। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंडिया का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है 2028 ओलंपिक से जो है ट्रांसजेंडर महिला और डीएसडी यानी डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट में जो कैटेगराइजेशन होता है उसमें महिला श्रेणी में जो आते थे ये ट्रांसजेंडर महिला और डीएसडी में जिस कैटेगरी में, उसमें से महिला श्रेणी को भाग लेने से रोक दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, जिसकी अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। यह ऐसा इसलिए किया गया है कि अल्जीरिया के एक बॉक्सर थी, उनके द्वारा जो है सेक्स एग्जामिनेशन में जो सेक्स टेस्ट होता है उसमें वो फेल हो गई थी। उसको देखते हुए क्रिस्टी कोवेंट्री द्वारा ये कदम उठाया गया है, यानी आईओसी के द्वारा ये कदम उठाया गया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कैरोलिना मारिन जो है इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है। इसके अलावा देखें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि किस श्रेणी से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है या बैन किया गया है। ये महिला श्रेणी में
ये जो ट्रांसजेंडर महिला थी ये पहले इस श्रेणी में ये अपना पार्टिसिपेट कर सकती थी, जो आईओसी के द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया, और डीएसडी का भी। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, जो है आईकी और संस्था द्वारा जारी किया गया है 2026 का, और ये स्विट्जरलैंड बेस्ड एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी बात करें इसमें कौन सा जो देश है जो सबसे पोल्यूटेड है, या कौन सा देश है जो सबसे स्वच्छ है, इसके कैटेगराइजेशन जो होती है इसके द्वारा दी जाती है आईकी एयर के द्वारा। इसमें भारत का जो नई दिल्ली है, राजधानियों के कैटेगराइजेशन में देखें श्रेणी में, तो पूरे विश्व की राजधानियों में दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित शहर है, यानी प्रदूषित शहर का जो पैमाना है PM 2.5 पर MGQ। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सा है, कैपिटल में और राजधानी में हमारा नई दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा पूरे विश्व में बात करें तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो यूपी का लोनी। ये यूपी PCS के स्टूडेंट जो है वो ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक चीज बता देता हूं मैं, PM 2.5 का मीनिंग क्या होता है। PM 2.5 का मीनिंग होता है कि जो पार्टिकल जो हवा में तैरते रहते हैं या उड़ते रहते हैं, जिनकी डायमीटर जो होती है, मान लीजिए सर्किल है, इतना बड़ा कोई पार्टिकल्स है, इसका जो डायमीटर है वो 2.5 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, यानी इतने कम स्मॉल पार्टिकल का जो पार्टिसिपेशन होता है यदि बढ़ता है तो वो सिटी या कंट्री काफी पोल्यूटेड माना जाता है। इसमें अगर बात किया जाए तो कौन सा ऐसा देश मान लीजिए कि जो है सबसे पोल्यूटेड है, तो वो सबसे पोल्यूटेड कंट्री में आया है पाकिस्तान, इसके अलावा बांग्लादेश है नेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से देखें तो टॉप जो दो कंट्री है पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसके अलावा बात करें तो पूरा जो है देशों में देखें तो साउथ कंट्री जो है, साउथ एशियन कंट्री, वो इसमें काफी बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है, यानी हमारे सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में साउथ एशिया के जो देश हैं, दक्षिणी एशियाई देश, इसमें काफी उनका रैंक टॉप पे है। और इसका बात करें तो इस तरह का जो है भारत में किस तरीके से इस एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रोग्राम चलता है, तो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है NCAP। NCAP का मीनिंग होता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसके द्वारा जो है भारत सरकार जो है पूरे देश में वायु की गुणवत्ता पर जोर देती है, उसको सुधार पे जोर देती है। भारत का रैंक का बात करें तो पिछले जितने साल रहे हैं इसमें इसकी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। 2023-24 में थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर था, इस बार सिक्स पोजीशन पर है, यानी टॉप से छठे रैंक पे इंडिया का इसमें स्थान आता है। और ये बात आती है कि ये वायु गुणवत्ता का जो है जांच या उसका जो पैमाना है ये तय किसके द्वारा किया जाता है, ये तय किया जाता है WHO, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यदि UPSC का कोई स्टूडेंट है या BPSC मेंस लिखने वाले हैं तो WHO जो है उसके बारे में पूरा आपको पढ़ के जाना चाहिए। NCAP जो प्रोग्राम है भारत सरकार के द्वारा, ये आपको देख के जाना चाहिए, ये NCAP प्रोग्राम कब और किस कौन सा मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026। ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखा जाता है कि वैश्विक आतंकवाद में कौन सा देश जो है सबसे आतंकवाद प्रभावित देशों में आता है। तो ऐसा देखें तो इस कैटेगरी में देखें तो ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है इसको पब्लिश करता है, रिलीज करता है। ये करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, और सबसे टॉप रैंक पर जो है पाकिस्तान, जिसकी रैंक रही है फर्स्ट। इसके अलावा बात करें तो जो टॉप 10 कंट्री है उसमें से 6 आउट ऑफ 10, 10 में से जो 6 कंट्री है, ये जो है उप सहारा जो देश हैं वहां से आए हुए हैं, यानी दक्षिण सॉरी अफ्रीकी महाद्वीप का ये देश है। इसमें बात करें तो पाकिस्तान के बाद में कौन सा देश आता है, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, इसके अलावा आता है नाइजर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये जो कंट्रीज हैं उप सहारन कंट्री है, यानी जब मैप हम देखते हैं तो उप सहारा जो रीजन आता है उसमें ये 5 कंट्री जो है आते हैं। इसके अलावा भी एक कंट्री है, तो 6 कंट्री जो है टोटल
जो टॉप में आते हैं वो हमारे उप सहारा रीजन से आते हैं। भारत किस पोजीशन पर आया है? भारत का जो रैंक है 13वां है, यानी आतंकवाद से प्रभावित लोगों में और आतंकवाद के कारण जो जान माल की नुकसान होती है उसमें भारत का रैंक जो है 13वें स्थान पर है। तो ये देख जान सकते हैं कि क्यों है ये प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान के द्वारा छेड़े जाते हैं, चाइना के द्वारा, इस तरह के जो है एक्टिविटीज के कारण जो है इंडिया का रैंक इतनी टॉप पर है। ये काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक है आज का, ये है गोबेकली टेपे मंदिर जो है, ये लगभग 12,000 साल पुराना मंदिर है। ये जो मिला है गोबेकली टेपे, ये जो है तुर्की का एक स्थान है। वहीं पर एक मंदिर को पुरातत्वविदों के द्वारा खनन के द्वारा पाया गया है और ये मंदिर जो है लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। अब इसकी खास बात ये है कि ये जो मंदिर है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि जब पूरे विश्व में जो कृषि कार्य होने लगे थे उसके पूर्व के हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसे पब्लिक भी थे या ऐसे जनता भी थे जो कृषि से पहले मंदिर का निर्माण कर लिए थे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मंदिर का जो निर्माण होता है, जब कोई व्यक्ति एक जगह रहने लगता है, वहां पर उनके रिसोर्सेस पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तब ये काम करता है कृषि का भी और मंदिर का भी। यानी मंदिर के जो प्रमाण मिले हैं, जो कृषि कार्य के जो प्रमाण है उससे पहले के हैं। और इसमें एक और खास बात यह है, ये जो मंदिर है इसको उन्हीं लोगों द्वारा जो गोबेकली टेपे के थे उनके द्वारा हड्डियों और मिट्टियों से इसको ढक दिया गया था। इसके पीछे की रीजनिंग जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा पता कराया जा रहा है, ये ऐसा क्या कारण रहा था जो इस मंदिर को ढक दिया गया था या किसी भी तरीके से इसको बाहर दिखने से रोक दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह का जो है मंदिर हमसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पर है, क्योंकि ये जो देश है जो अपने आप को खलीफा बनने की कोशिश करता है, एर्दोगन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से देखें तो इतने जो हमारे करंट अफेयर हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो है पूरे कितनी कंट्री हैं ये मैंने नहीं बताया। इसमें टोटल कंट्री जो है 163 है और इसमें जो विश्व पॉपुलेशन का बात करें तो ये 99.7% जो वैश्विक आबादी है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया। इसको 0 से 10 के बीच में काउंट किया जाता है, यानी स्केल पर नंबर दिए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पीएच वैल्यू पढ़ते हैं, -7 से लेकर 7 तक जाता है, वैसे ही ये 0 से लेकर 7 तक जाता है, सॉरी 10 तक। और जिस कंट्री का स्कोर 0 के नियर बाई होता है या 0 होता है उसको माना जाता है कि वहां पर आतंकवाद का कोई भी प्रभाव नहीं है, और जो 10 है ये सबसे प्रभावित आतंकवाद प्रभावित देश है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है वो मेरे से छूट गया था। इस तरह से जब लोग इसको देख सकते हैं, जो हमारा आज का 27 मार्च का जो करंट अफेयर है उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यही रहे हैं। ठीक है, तो भारत जो है, भारत सरकार का जलवायु जो लक्ष्य है 2035, यानी जो टोटल ग्रीन एनर्जी का बात करता है ये, तो भारत का जलवायु लक्ष्य 2035 जो है इसमें भारत सरकार के द्वारा जो तय किया गया है कि 2030 तक एटलीस्ट जो है नॉन फ्यूसल फ्यूल जो है यानी गैर जीवाश्मों से जो ईंधन हमको प्राप्त होगी, ठीक, उस पर हम लोग की निर्भरता जो है 60% होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है। इसके अलावा बात करें तो ये कौन से तुलना में हम लोग बात करें तो किस तरह के कोई तो पैमाना होगा जिसके अनुसार पता चलेगा कि ये 60% या 50% या 40% हमको उतना पर पहुंचना है। तो ये है 2005 का जो हमारा जलवायु का इंडेक्स रहा है जिस तरह का, उसके अनुसार ये 2005 के स्तर से हमको करना है 60%। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आज का टोटल करंट अफेयर है हम लोगों ने देख लिया। और सॉरी लक्ष्य जो है 50% 2030 तक इसको अचीव कर लेना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, इतना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे प्री एग्जाम के लिए बीपीएससी एडीओ बिहार 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका लुत्फ उठाइए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन जो है 72वीं बीपीएससी और बीपीएससी एडीओ और बिहार सीजीएल के रिलेटेड ये जितने भी एग्जाम हैं उसमें जो संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने अब तक कितने विकास हुए हैं, किस तरह से विकास हुए हैं हमारे संविधान का, उसका हम लोगों ने देखा था, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में फुल डिस्कशन के साथ हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग कंपेरिजन करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का इसके साथ जो 1781 का संशोधन अधिनियम था, जिसको बंदोबस्त कानून भी बोलते हैं और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं 1781 का। इसके अलावा जो है 1786 का अधिनियम जो है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर 1784 का फिट इंडिया एक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो जो पार्ट है उसमें जो है मैक्सिमम चीजें जो आती है वो इतिहास से रिलेटेड आती है। हम लोग ये पॉलिटिकल लेक्चर देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको एस्केप किया गया है। ठीक है, तो हम तीनों जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंदोबस्त कानून 1781 और 1776 का एक्ट जो है अधिनियम, उस तीनों के बीच में कंपेरिजन करके देखेंगे इनका जो विकास है हमारे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में किस तरह से ये कार्य आए थे। तो हम लोगों ने देखा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसमें किस तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे प्रशासनिक हस्तक्षेप जो है और राजनीतिक हस्तक्षेप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही थी एज ए व्यापारी कंपनी, उस पर धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जो विधायी प्रक्रिया का है जो विकास कर रहे हैं, उसमें मेनली हम लोगों ने देखा था, उसका ओवरव्यू कर लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। जिसमें बताया था ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का जो नियमित और नियंत्रित करना था, ये इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उसको नियमित और नियंत्रित करना चालू कर दी थी। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का जो है मान्यता ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। यही से हमारा संविधान के विकास की प्रक्रिया जो है मॉडर्न उससे चालू होता है, जो अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यही से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है, यानी पूरी तरह से केंद्रीकृत व्यवस्था का जन्म होता है और उसकी शुरुआत होती है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। बंगाल के गवर्नर जनरल, और इसको गवर्नर जनरल उस समय नहीं बोलते थे, बंगाल के गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसके साथ साथ उसके 4 अन्य सदस्यों को अपॉइंट किया गया था ताकि इसकी कार्यों में ये सहायता कर सके। इसका हम लोगों ने देखा था कि क्यों ऐसा किया गया था। ठीक है, मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर है ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे। यही ये प्रोसेस है जिसके तहत बोला जाता है कि केंद्रीय प्रशासन के रिलीव है, और ये जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो वहाँ के गवर्नर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, उसके ये जो है ये अधीन आ गए थे, किसके, बंगाल के जो गवर्नर जनरल बना था उसके अधीन। ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये था वारेन हेस्टिंग, जिसका हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था। इसी एक्ट के थ्रू 1774 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, यानी न्यायिक सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उसके लिए स्थापना की गई थी फोर्ट विलियम में। उसके अलावा बात करें उपहार और रिश्वत पर प्रतिबंध लगाया गया था। हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि किस तरह से जो 1765 से 72 के बीच में व्यापारिक कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो लोग थे जो व्यापार में संलग्न थे, उसके सेवक जो थे वो काफी रिश्वतखोरी में और इस तरह के उपहार लेने में संलग्न हो गए थे, जिसके कारण जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है नुकसान हो रहा था। उस नुकसान के बदले में जब इन्होंने ब्रिटिश सरकार से कुछ मुआवजे की मांग करी तो ब्रिटिश सरकार ने इसमें हस्तक्षेप की कानूनी प्रक्रिया चालू कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये जो बात करें इस पर जो है उपहार और रिश्वत पर प्रतिबंध किसके द्वारा और किस तरह से नियमित किया जा रहा था इंडिया में, तो ये किया जा रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी नियंत्रक बोर्ड जो था उसके नियामक बोर्ड के द्वारा। इसके माध्यम से इस पर जो रिश्वत और उपहार है उसकी देख रेख की जाती थी कि कोई यदि व्यक्ति काम ढंग से नहीं करता है, इस तरह की चीजों में वो संलग्न पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करती थी। आईसीओडी के माध्यम से ही कंपनी पर सशक्त नियंत्रण स्थापित किया गया था। ये हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था। और फिर बंदोबस्त कानून जो 1781 है, तो 1773 के एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। पहली बार देखते हैं कि जब प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का जो है सेपरेशन होता है, और इसके बाद में देखते हैं न्यायिक व्यवस्था के, देखिए इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं 8, इसमें न्यायिक व्यवस्था का किसी भी तरीके के जिक्र नहीं किया गया है।
तो उस न्यायिक व्यवस्था को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है बंदोबस्त कानून 1781 में, ठीक है, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के मुक्ति दे दी जाती है। जो पहले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन आता था या नहीं इस पर संशय था, इसमें जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को इससे सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो राजस्व वसूली के जैसे इसमें किसी भी तरीके का प्रावधान के बारे में नहीं डिस्कस किया गया था। इस पर जो है गवर्नर जनरल के काउंसिल का और सुप्रीम कोर्ट में इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो ज्यादा होगा, यानी इस मामले में जो है वरीयता किसकी ज्यादा होगी, कौन से मामले जो है सुप्रीम कोर्ट देखेगा या गवर्नर जनरल के काउंसिल के द्वारा देखी जाएगी। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर क्लियर करी जाती है। और राजस्व वसूली और राजस्व संबंधी मामले जितने हैं वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाता है। यानी जितनी भी राजस्व से संबंधी मामले आते हैं, किसी भी तरीके का विवाद की प्रश्न उठते हैं, तो उसमें जो है ये हमारे गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो था उसका मतलब क्षेत्राधिकार ज्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट से। और इसके अलावा बात करें तो कोलकाता के सभी निवासी जो हैं सुप्रीम कोर्ट जो कोलकाता में स्थापित किया गया है, जिसको उस समय कोलकाता बोला जाता था, कोलकाता, तो ये उसके न्याय जो क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का उसके अधीन आ गए थे, जो कि पहले नहीं था। इसके अलावा बात करें प्रांतीय न्यायालय या अपील को गवर्नर जनरल के काउंसिल में न कि सुप्रीम कोर्ट के में सुना जाएगा। यानी किसी भी तरीके का जो प्रांतीय न्यायालय जो होती थे, आज के डेट में मान लीजिए हाई कोर्ट है जिसमें हम लोग कभी भी अपील करना होता है तो हायर कोर्ट में जब जाते हैं तो उस तरह का प्रावधान जो है इस एक्ट के थ्रू यानी 1781 के संशोधन अधिनियम से क्या किया गया था, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थे उसमें सुना जाता था, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। ये एक व्यवस्था देखने को मिलती है जहाँ पर एक न्यायिक व्यवस्था में हम लोग जिस तरह आज के वर्तमान डेट में देखते हैं कि हायरार्की होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से कोर्ट आते हैं। इसमें देखते हैं कि गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है इसके अधीन ये प्रांतीय न्यायालय आ रहे हैं, यानी इनकी अपील को गवर्नर जनरल के काउंसिल में सुना जाएगा, न कि सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, गवर्नर जनरल के काउंसिल को जो प्रांतीय न्यायालय और काउंसिलों के लिए नियम अधिनियम बनाने का अधिकार जो था ये गवर्नर जनरल के काउंसिल को दिया गया था। यानी जो प्रांतीय न्यायालय थे और काउंसिल थे उसके लिए जो नियम और विनियम बनाने का कार्य होगा वो कौन करेगा, तो गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थे उसके द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र और गवर्नर जनरल का जो अधिकार क्षेत्र है उसके काउंसिल का जो अधिकार क्षेत्र है इसमें पूरी तरह से स्पष्टता करी गई थी। ठीक है, ये हमारे 1781 के संशोधन अधिनियम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो क्या है 1786 का अधिनियम। तो 1786 का अधिनियम में कोई बड़ी घटना नहीं होती है, बस इसमें एक चीज होता है कि लॉर्ड कर्नवालिस जो है ठीक उसको अपॉइंट किया जाता है एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है लॉर्ड कर्नवालिस को, और इसके अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर ये लॉर्ड कर्नवालिस ने एक दो शर्त रखी थी। उसके अकॉर्डिंग पहला शर्त ये था कि जो भी काउंसिल का निर्णय होगा इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से अच्छा है जो काउंसिल के निर्णय होंगे इस पर इसका जो प्रभाव है कर्नवालिस का ज्यादा होगा, यानी गवर्नर जनरल का जो प्रभाव है काउंसिल के निर्णय से ऊपर होगा। यानी इस तरह से एक तरह से माने तो ये वीटो तरीके का काम कर रहा है या अपनी मनमानी कर रहा है। इसके अलावा दूसरी इसकी शर्त थी वो कमांडर इन चीफ होगा, यानी सेनापति होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये दो शर्तें लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा 1786 के एक्ट से उसको मान्यता दी गई थी, और उसके बाद में ये लॉर्ड कर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होकर भारत आया था। इस तरह तरीके से हम लोगों ने देखा तीन जो एक्ट हैं, बंदोबस्त कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, और 1786 का अधिनियम। तो ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पूछता है कि लॉर्ड कर्नवालिस का कार्यकाल क्या था, ठीक, या इसकी दो शर्तें क्या थी। ये यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बीपीएससी के एग्जाम में इस तरह के कठिन क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पूछता है बीपीएससी के एग्जाम में और यूपीपीसीएस में, खासकर प्री में, लॉर्ड कर्नवालिस कौन था और इसके कहाँ का ये गवर्नर जनरल था और ये कब बना था और किस एक्ट के थ्रू बना था ये। ठीक है, अब इसमें बंदोबस्त कानून में 1781 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको देख लेते हैं।
इसमें ये पूछा जा सकता है कि राजस्व वसूली के और राजस्व संबंधी किसी भी तरह के मामले हैं वो किसके अधिकार क्षेत्र में 1781 के एक्ट से आ रहा है। तो आपको बताना होगा कि ये जो चीजें हैं ये किसके अंदर आ रही है, गवर्नर जनरल के अधीन आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से इसमें बाहर कर दिया जाता। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रांतीय न्यायालय के जो अपील है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किसको सुनने का अधिकार मिलता है, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट को, यानी उस समय का जो सर्वोच्च न्यायालय जो था बंगाल में कोलकाता में उसको। ठीक है, और ये जो है इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। इसमें बीपीएससी में यूपीपीसीएस में किस तरह के एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनका जो है 1781 का सेटलमेंट एक्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या था और गवर्नर जनरल काउंसिल का अधिकार क्षेत्र क्या था। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के थ्रू जो है वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना था और इसका कार्यकाल क्या था। ठीक है, तो गवर्नर वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था 1772 में बना था और ये 1785 ईस्वी तक ये रहा था, 1773 से 85 ईस्वी तक। इस तरह से देखें तो इसका कार्यकाल जो था 12 वर्षों का था। इसके अलावा बात करें तो ये पूछता है कि भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव कब किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये आपको बताना होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, जिसके द्वारा भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव ब्रिटिश सरकार के द्वारा रखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुआ था, ये आपको बताना होगा, कब हुआ था ये भी पूछता है, कहाँ हुआ था ये भी बताना होगा। कहाँ हुआ था, तो फोर्ट विलियम कोलकाता में, किस एक्ट से, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ठीक है, यदि आप लोग को सेशन ये अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टैटिक क्वेश्चन के साथ। इसके साथ साथ जो करंट अफेयर का आज का डेट में आया है उसको भी आप लोग जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।